तो हम लोग जो टॉपिक आगे पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट। चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा काम का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई कार्बन का चेन है। अब इस कार्बन के चेन में मान लेते हैं किसी कारण से हम लोगों को पता है कि इस कार्बन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाया है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये शुरू के क्लास में हमने बताया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इसको हमने न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाया। अगर आपको एक चीज पता है कि यह मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज किस सेंटर पर डेवलप है, तो कम से कम इस चीज में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यह न्यूक्लियोफाइल कहां जाकर अटैक करने वाला है। निश्चित रूप से ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होगा और इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये यहीं जाकर अटैक करेगा। तो आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस जानने हैं तो आपको ये चीज निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज किन किन कारणों से डेवलप होता है। यहां हमने पहले बता दिया था कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी ना हम लोग ये कंफर्म होकर कह पाए कि ये यहीं आएगा। हर बार क्वेश्चन में तो ऐसा दिया नहीं रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको पता करना हो रिएक्शन का स्पॉट कौन सा है, रिएक्शन कहां होने जा रहा है, तो उसके लिए हमको चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट जानना ही होगा। और चार्ज डेवलप होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हम लोग हाइपर कंजुगेशन है, हम लोग एक एक करके इन इफेक्टों के बारे में चर्चा करते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो टॉपिक अभी हम लोग चार्ज डेवलपमेंट इफेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यह इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई कार्बन का एक चेन है और इस चेन का ही एक भाग है जो नेचर में इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। इस कार्बन चेन में ही एक भाग है जो नेचर में इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। ऑन द अदर हैंड हम लोग एक दूसरा कार्बन चेन मान लेते हैं जिस कार्बन चेन में ही एक भाग है जो नेचर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो नेचर में कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा कि इनके और इनके ग्रुप के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह थोड़ा सा कार्बन के तरफ ज्यादा पुश कर देगा। और अगर यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, यह सिग्मा बॉन्ड वाले इस इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा। अगर यहां पर कार्बन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया गया है तो कार्बन पर हल्का निगेटिव चार्ज, और अगर यहां पर कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा है, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया है, तो यहां पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। हल्का सा चार्ज इसलिए क्योंकि इस ग्रुप ने हल्का सा बॉन्ड पेयर अपने तरफ शिफ्ट करवा लिया है, और यहां पार्शियल चार्ज इसलिए क्योंकि इसने हल्का सा बॉन्ड पेयर को कार्बन चेन के तरफ पुश कर दिया है। तो यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर हम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन करना हो तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन पुशिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, ध्यान से सुनिएगा फिर से,
किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप के कारण या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण अगर कार्बन के चेन में कोई चार्ज डेवलप हो रहा है तो इस इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। किसी भी कार्बन चेन में किसी इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण अगर कार्बन चेन में कोई चार्ज डेवलप हो रहा है तो इस इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोला करते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, जैसा कि सामने स्पष्ट दिख रहा है। वैसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, वैसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा हुआ है, उसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वैसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और वैसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा है तभी पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। Plus I effect means the carbon chain contains some electron pushing group. Minus I effect means the carbon chain contains some electron withdrawing group. आइए इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ और छोटी छोटी बातों के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट में एक बहुत खास प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन चेन में अगर एक जगह चार्ज डेवलप हो गया तो वह चार्ज आगे तक प्रोपागेट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पार्शियल माइनस है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के साथ चार्ज आगे भी प्रोपागेट होगा। यहाँ डेल्टा डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा 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 माइनस, यहाँ पर अगर डेल्टा प्लस है तो अगले कार्बन पर उससे कम लेकिन आएगा चार्ज। यहाँ पर डेल्टा डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा 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 प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। यह इंडक्टिव इफेक्ट का एक बहुत खास पहलू है कि चार्ज आगे तक प्रोपागेट होता है लेकिन चार्ज का इंटेंसिटी घटते चला जाता है। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन बनाते समय चौथे कार्बन तक जाते जाते चार्ज इतना कम हो जाया करेगा, फोर्थ कार्बन तक जाते जाते चार्ज इतना कम हो जाएगा कि प्रैक्टिकली दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। प्रैक्टिकली हम लोग मान सकते हैं कि वो चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर नेग्लिजिबल हो जाएगा अमाउंट। अब दो तीन चीज इंडक्टिव इफेक्ट को समराइज करें दो तीन बातों से। सबसे पहला, यह एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। यह एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह का परमानेंट इफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि यह पार्ट इस मॉलिक्यूल का ही भाग है। अब ये पूरे मॉलिक्यूल रिएक्शन में जाएं या न जाएं, ये चार्ज ऑलवेज यहां दिखते रहेंगे बिकॉज द ग्रुप इज पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के साथ ही हमेशा रहा है, तो इसलिए ये चार्जेस भी हमेशा दिखते रहेंगे। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोला जाता है। दूसरा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण चार्ज कम डेवलप होता है। ये बहुत मेजर चार्ज डेवलप करवाने वाला इफेक्ट नहीं है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज डेवलप होता है ये पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। तीसरा, चार्ज का प्रोपागेशन होता है। चार्ज प्रोपागेट होता है आगे तक, चार्ज आगे के कार्बनों तक प्रोपागेट होता है, इंटेंसिटी घटते जाता है। और चौथा चीज, इसके लिए जो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जो बॉन्ड जिम्मेदार है, जिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आइदर डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपना काम करता है किन इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, या इसमें भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। अच्छा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्लस आई वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं और माइनस आई वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्वेश्चन बनाने में कैसे काम आता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने चल रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट और एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। देखिएगा,
इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टैंडर्ड माना गया है। इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टैंडर्ड माना गया है। स्टैंडर्ड मानने का मतलब क्या है सर? स्टैंडर्ड मानने का मतलब क्या है? तो कार्बन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाए हुए होता है, उस समय बॉन्ड पेयर जहां पर है, अगर कोई ग्रुप उससे ज्यादा कार्बन के तरफ शिफ्ट कर दे इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है और उस समय बॉन्ड पेयर कार्बन से जितना दूर है, अगर कोई ग्रुप हाइड्रोजन के जगह कोई दूसरा ग्रुप आए और इन इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के ज्यादा नजदीक कर दे, तो फिर इस ग्रुप को हम लोग प्लस आई वाला बोलेंगे। और कार्बन हाइड्रोजन के समय बॉन्ड पेयर जहां पर होता है, अगर उससे ज्यादा कोई अपने तरफ कार्बन से दूर कर दे उन इलेक्ट्रॉनों को, तो फिर वैसे ग्रुप को हम लोग माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। तो हाइड्रोजन बाउंड्री लाइन पर होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले माइनस आई कहलाएंगे और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले प्लस आई कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं प्लस आई वाले ग्रुप होते कौन कौन है। प्लस आई वाला ग्रुप है क्या क्या, किसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, अगर किसी ग्रुप पर कहीं निगेटिव चार्ज हो, अगर कहीं किसी ग्रुप पर निगेटिव चार्ज हो, जैसे कार्बन चेन के साथ कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप के ऊपर में निगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है वो कार्बन चेन के तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करने का काम करेगा। तो निगेटिव चार्ज वाले जितने सिस्टम होंगे वो प्लस आई के तरह काम करेंगे, जैसे CH2 माइनस, जैसे O माइनस, जैसे C डबल बॉन्ड O माइनस, ये सारे ग्रुप अपने निगेटिव चार्ज के कारण प्लस आई में आ जाते हैं। इसके अलावा सारे के सारे अल्काइल ग्रुप जो हुआ करते हैं, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप जो हुआ करेंगे, वह भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग हुआ करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो एक जगह सीधा चेन है 3 कार्बन का और एक जगह 3 ही कार्बन है बट आइसोप्रोपाइल है, ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। तो इसमें ब्रांचिंग मैक्सिमम है, ये सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो जाएगा प्लस आई वाला। इससे कमजोर हो जाएगा जिसमें इससे कम ब्रांचिंग हो, बोले तो 2 डिग्री वाला। इससे कम इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो जाएगा, कमजोर इंडक्टिव इफेक्ट में हो जाएगा 1 डिग्री वाला। और उससे भी कमजोर हो जाएगा खुद मिथाइल, जिसमें पीछे कोई कार्बन ही नहीं है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो जरूर से याद रखना है, कि ड्यूट्रियम भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूट्रियम भी प्लस आई में ही माना जाता है। बहुत कमजोर इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन हमने बॉर्डर लाइन कंसीडर किया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जितने दूरी पर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसके तुलना में ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पुशिंग नेचर ज्यादा है, इसलिए इसको प्लस आई हम लोग मानते हैं। प्लस आई वाला सीक्वेंस आसान है याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप हमेशा प्लस आई कहलाएंगे, फिर 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल, फिर खुद मिथाइल और फिर ड्यूट्रियम हो जाता है। यह हो जाता है प्लस आई वाले ग्रुप। माइनस आई वाले ग्रुप कौन कौन होंगे? माइनस आई वाले ग्रुप कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस आई वाले ग्रुप अगर निगेटिव चार्ज वाले प्लस आई हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में सबसे पहले आता है Nr3+, NH3+, ये लोग बहुत मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्यों? तो पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर। इसके बाद आ जाता है NO2, इसके बाद आ जाता है SO2R, इसके बाद आ जाता है Cn, इसके बाद आ जाता है COOH, इसके बाद आ जाते हैं सारे हैलोजन्स, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। इसके बाद आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन,
ये एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये कीटोन C डबल बॉन्ड OR। इसके बाद आ जाता है OH NH2 C ट्रिपल बॉन्ड Cr, अराइल ग्रुप, और CH डबल बॉन्ड CH2। ये कुछ फेमस जो जरूरी है, जो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को आवश्यकता होगा, उन ग्रुपों को हमने डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के साथ, -I वाले सभी हैं, ये सबसे मजबूत, और इन लोगों में ये सबसे कमजोर, हमने इसको सजाया है। और हाँ, यह सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। अभी तुरंत समझाकर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बनाने में यह सीक्वेंस बड़ा काम आने वाला है। हम अपने स्तर से, ये याद रखना है, हम अपने स्तर से कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं जिससे आपको ये सीक्वेंस याद रखने में सुविधा होगा, आसानी होगा। हम एक एक करके -I वाले सारे ग्रुपों का आपस में कंपैरिजन करते चलते हैं। ध्यान से कंपैरिजन को सुनिएगा तो ये सीक्वेंस बहुत हद तक याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते समय आपको बार बार कॉपी नहीं देखना पड़ेगा, आपको यह सीक्वेंस बहुत हद तक याद हो जाएगा। आइए देखिए, अगर किसी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp है और परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो 50 है। अगर कहीं पर दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वह 33 है। और अगर कहीं पर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो इनका मतलब इन कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो 25 है। और सुनिए, किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ने लगता है। किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ने लगता है, अपने ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ने लगता है अगर उसके हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा हो। अगर उसके हाइब्रिडाइजेशन में s का परसेंटेज ज्यादा होगा तो वो अपने नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाएगा। देखिएगा, यहां 50% s है, इसका मतलब है कि इसमें और इन कार्बनों में यह कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s ज्यादा है। किसी भी एटम के हाइब्रिडाइजेशन में अगर s कैरेक्टर ज्यादा हो तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। आइए तो यहां पर देखा जाए, सबसे पहले इन तीनों ग्रुपों को ध्यान दीजिएगा। इन तीनों ग्रुपों को ध्यान दिए, ये एराइल का मतलब कोई एरोमेटिक रिंग, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कोई एरोमेटिक रिंग है जिसमें कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है और यहां भी कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है और ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑब्वियसली यह अपने पेरेंट कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ करेगा, इसीलिए ये इन तीनों में पहले आया है। इन दोनों का अगर चर्चा करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम यहां भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम यहां भी है। सर डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है, फिर इसको पहले उसको बाद में क्यों रखे हैं? तो कारण ये है कि यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बनों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, एक कार्बन उतना ही मजबूत ये है, लेकिन उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे इधर भी ज्यादा संख्या में उतने ही मजबूत कार्बन है। तो ओवरऑल यह ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है इसके तुलना में, इसीलिए एराइल ग्रुप को पहले और उनको बाद में रखा गया है। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों में सेंट्रल एटम हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, फाइन, लेकिन यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप सब लोग जानते हो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण OH ग्रुप पहले है
NH2 ग्रुप बाद में है। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, एल्डिहाइड को और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम लोग देखें, एल्डिहाइड को और कीटोन को अगर हम लोग देखें तो यहां क्या है, ये है आपका एल्डिहाइड और ये है आपका कीटोन। कीटोन, ये दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं। अब यहां क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्ड अपने तरफ शिफ्ट करता है, जिसके कारण इस कार्बन पर प्लस और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। ये माइनस, यहां प्लस, ये H, और यहां भी ये CO माइनस और कार्बन पर प्लस, ये R, ऐसा हो गया। अब ध्यान दिया जाए कि यहां भी कार्बन पर प्लस है, यहां भी कार्बन पर प्लस है, लेकिन अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कार्बन भी अपने पेरेंट चेन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा। ये कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज के कारण कार्बन चेन जो लगा होगा इसके साथ, उसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा। यह कार्बन भी अपने चेन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने इस कार्बन को कहा कि भाई हम बॉर्डर लाइन पर हैं, हम न तो तुमको मदद करने जा रहे हैं और न ही तुमसे इलेक्ट्रॉन लेने जा रहे हैं। लेकिन ये R माने यहां कोई अल्काइल ग्रुप है, और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो नेचर में इलेक्ट्रॉन पुशिंग होता है। तो इस अल्काइल ने इस कार्बन को कहा कि रुको, हम ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे तरफ भेज देते हैं। यह अल्काइल अगर इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा थोड़ा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के तरफ ट्रांसफर कर दे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। अब आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ओवरऑल ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एल्डिहाइड की कीटोन, निश्चित रूप से एल्डिहाइड ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए वो पहले है और कीटोन बाद में है। यहां से यहां तक ये सीक्वेंस देखें तो ये हैलोजेंस अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण घटते हुए सीक्वेंस में समझाया गया है। अच्छा, इधर के ग्रुपों का चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक चीज गौर कीजिए, हमने क्या किया है, जब कंपैरिजन हम कर रहे थे तो इन तीनों ग्रुप का कंपैरिजन आपस में, फिर इन दोनों का करने लगे, फिर इन दोनों का किए, फिर इन चारों का किए। इनका इनके साथ नहीं किया गया, इनका इनके साथ नहीं किया गया, या इनका इनके साथ नहीं किया गया है, वो जानबूझकर किया गया है। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। ये सभी ग्रुप, ये तीनों, 1 2 3, ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेम कारण से हैं, एक ही तरह के कारण से हैं, वो है उनके हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज S कैरेक्टर। तो थ्योरेटिकली सब एक ही कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे, तो इन तीनों में थ्योरेटिकल कंपैरिजन संभव हुआ। ये दोनों एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर था, तो इन दोनों में संभव हुआ, और दोनों में हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ में था। ये दोनों बॉन्ड खुलने के कारण प्लस चार्ज डेवलप हो रहा था, उस कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे, तो इन दोनों में थ्योरेटिकल कंपैरिजन संभव हुआ। हम कहना ये चाहते हैं कि थ्योरेटिकल कंपैरिजन उन्हीं ग्रुपों में संभव है, थ्योरेटिकली कंपैरिजन उन्हीं ग्रुपों में संभव है जिन ग्रुपों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सेम कारण से है, जो एक ही कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखा रहे हैं, उनमें आपस में कंपैरिजन संभव है। लेकिन ये अलग तरह का ग्रुप है, ये अलग तरह का ग्रुप है, ये अलग एटमो से बना ग्रुप है, ये अलग एटमो से बना ग्रुप है, बिल्कुल अलग तरह का सब कुछ है। तो इसलिए इन लोगों में थ्योरेटिकल कंपैरिजन संभव नहीं होगा। लेकिन याद रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुपों के बाद याद रखना कि NO2 सबसे मजबूत पहले नंबर पर, SO2R दूसरे नंबर पर, और साइनाइड तीसरे नंबर पर, और COOH चौथे नंबर पर। ये चार भी अगर आप लोग याद रख लिए तो क्वेश्चन हम लोगों का लगभग बनते चला जाएगा। एकदम याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के अलावा न्यूट्रल ग्रुपों में सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में कौन होता है?
NO2, फिर कौन होता है SO2R, फिर कौन होता है साइनाइड, फिर कौन होता है एसिड। सबसे पहला न्यूट्रल में सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में कौन, तो NO2 वाला होता है। ठीक है, आइए जिनमें थ्योरेटिकल कंपैरिजन संभव था उसमें थ्योरेटिकली कंपैरिजन करके सुनाए, और इन चारों को कम से कम याद कर लेना है, और नहीं तो कम से कम सबसे मजबूत NO2 होता है, ये तो जरूर याद रखना, और आसानी से याद रह भी सकता है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। एक छोटा सा चीज और इसमें डिस्कस करना है, सभी लोग ध्यान देना। हमने यहां पर जो ग्रुप लिखा है उस ग्रुप में सबसे मजबूत हमने लिखा है Nr3+ को और NH3+ को। थोड़ा सा इन्हीं दोनों पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिएगा, इन दोनों को अगर ध्यान से सोचा जाए तो यहां नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। इस नाइट्रोजन पर भी यहां प्लस चार्ज है और इसके साथ यहां 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। थोड़ा सा इस पर सोचिए, क्या यह सीक्वेंस सही है या गलत लग रहा है? पहली नजर में देखने पर थोड़ा गलत लगेगा। ये अल्काइल ग्रुप नेचर में इलेक्ट्रॉन पुशिंग, अल्काइल ग्रुप नेचर में इलेक्ट्रॉन पुशिंग, उस नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उस नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों अल्काइल ग्रुप मिलकर इसके पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे। यहां हाइड्रोजन लगा है और हाइड्रोजन हम लोग पढ़े हैं कि बॉर्डर लाइन पर होता है, वो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं घटाएगा, तो ओवरऑल इसका चार्ज कम, इसका चार्ज ज्यादा दिखेगा, और होना ये चाहिए था कि NH3+ को पहले और Nr3+ को बाद में आना चाहिए था, जबकि यहां वैसा तो नहीं है। हम इसी का कारण समझाते चल रहे हैं, सुनना, खूब ध्यान से सुनना ये चीज। जैसे देखो, आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन को जब भी मौका मिलता है यह इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है NH3 और H+। अमोनियम आयन क्या करता है कि अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए एक हाइड्रोजन को थोड़ा देर के लिए बाहर निकाल देता है और खुद पर 0 चार्ज हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई कार्बन का चेन है और इस कार्बन के चेन के साथ यहां नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ 3 हाइड्रोजन है, जस्ट लाइक अमोनियम आयन, ये इसके पास एक फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है कि यह भी थोड़ा देर के लिए क्या करता है कि अपना एक हाइड्रोजन हटाकर, यहां का हाइड्रोजन हटा दिया और अपने ऊपर चार्ज 0 कर लेता है। माने इस नाइट्रोजन को अगर ध्यान से, आप लोग जानते हो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, ये नाइट्रोजन कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में दिखेगा। अब सुनो, अगर हम लोग इसी नाइट्रोजन को ध्यान लगाकर देखते रहे तो कभी कभी इस पर +1, कभी कभी 0, कभी कभी +1, कभी कभी 0, कभी कभी +1, कभी कभी 0, तो यहां इस नाइट्रोजन का एवरेज चार्ज अगर हम लोग कैलकुलेट करने लगेंगे तो +1 और 0 का एवरेज 0.5 हो जाएगा। तो इस नाइट्रोजन के पास फैसिलिटी क्या है कि ये अपने हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास फैसिलिटी क्या है कि यह अपने हाइड्रोजन को हटाकर अपना चार्ज एवरेज बिल्कुल आधा कर लेता है, जो फैसिलिटी इसके पास नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट में घटाएगा भी तो बहुत हल्का सा 0.1 यूनिट, 0.1 यूनिट, जबकि ये अपना हाइड्रोजन हटाकर सीधे 0.5 यूनिट पर आ जाता है। तो इसलिए ये इसके तुलना में थोड़ा कमजोर, याद रखना, बिल्कुल इसी तरह से कई जगह क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। अगर कहीं पर OR+ ग्रुप है
O R और एक और वैलेंसी से R और उस पर प्लस है, कहीं पर O H H यहां प्लस है, दोनों ऑक्सीजन पर प्लस है। उसी तरह से बिल्कुल इसी लॉजिक के कारण ये मजबूत इंडक्टिव इफेक्ट होगा और ये कमजोर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाएगा, ये उसके तुलना में, इसके तुलना में थोड़ा कमजोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाएगा। तो ये -I वाले ग्रुपों का सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, कोशिश करना है याद रखना है। हम कुछ क्वेश्चंस अभी बताएंगे जिसमें इसके सीक्वेंस का काम पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने के लिए।